हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुरातलैंड टेक। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग चैप्टर की बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है फॉर क्रिएटिंग द सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। बोरलैंड इंटरनेशनल हैज़ डेवलप्ड। बोरलैंड इंटरनेशनल ने इसको डेवलप किया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टीसी एडिटर। हम इसको टीसी एडिटर भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट एडिट एंड सेव प्रोग्राम। हम इसको प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ पावरफुल डिबगिंग फीचर, और इसमें पावरफुल डिबगिंग फीचर्स मौजूद होते हैं। These help us in finding and removing error from a program. ये बेसिकली हेल्प करते हैं कि हम प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करें और उनको रिमूव करें। वी कैन ईजिली कंपाइल प्रोग्राम। हम ईजिली प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। लिंकिंग अ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो वेरी इजी। प्रोग्राम को लिंक करना बहुत इजी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ मीन बाय क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्रिएट करने का क्या मतलब होता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम। वो प्रोसेस जिसमें हम सी प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिएटिंग सी प्रोग्राम। टर्बो सी IDE। टर्बो सी IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड एडिट प्रोग्राम। हम इसको प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट, ओपन टर्बो सी IDE। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्बो सी IDE को ओपन करेंगे। देन सिलेक्ट न्यू फ्रॉम फाइल मेन्यू। हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा। हमने फाइल मेन्यू के ऊपर जाना है, वहाँ से न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास एक न्यू एडेड विंडो ओपन हो जाएगी और कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उस विंडो के अंदर। नेक्स्ट वन, कर्सर कंट्रोल की। जो हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं, हम इनको यूज़ करते हैं कर्सर की मूवमेंट के लिए। वी राइट द प्रोग्राम स्टेटमेंट इन द विंडो। फिर हम उस विंडो के अंदर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को लिखेंगे एंड सेव इट एज अ प्रोग्राम फाइल, और हम इसको प्रोग्राम फाइल के तौर पे सेव कर देंगे। अब पहले हमने देखा कि प्रोग्राम को क्रिएट करने का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन बाय एडिटिंग अ प्रोग्राम। राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स प्रोग्राम इन दी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, प्रोग्राम को राइट करना या एडिट करना सोर्स प्रोग्राम को, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है। सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो राइट होता है किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम की टाइप के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। द चेंजिंग सोर्स कोड। जब हम सोर्स कोड को चेंज कर रहे होते हैं और उसमें से एरर को रिमूव कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर से, तो हम इसको कहते हैं कि हमने प्रोग्राम को एडिट किया है या प्रोग्राम के अंदर एडिटिंग की है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। अभी हमने ये कुछ टर्म कंपाइलिंग और एडिटिंग वगैरह टर्बो सी में पढ़ी हैं, तो हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हाट इज़ मीन बाय कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द सी लैंग्वेज। क्योंकि सी लैंग्वेज होती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये ह्यूमन के क्लोज होती है, और मशीन से, कंप्यूटर मशीन जो होती है, इससे फॉर होती है। It understand only machine language, so C language code is converted into a machine language। तो C language का जितना भी कोड होता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। The process of converting source program into machine code is called compiling। वो प्रोसेस जिसमें हम सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं मशीन कोड के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम। बेसिकली कंपाइलर भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर क्या होता है, जो कि
इंस्ट्रक्शंस को, हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर रहा होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर एज अ होल। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कंपाइल द सोर्स कोड। जो सोर्स कोड का मतलब कि जो कोड मशीन लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। इफ कंपाइलिंग इज सक्सेसफुल, अगर कंपाइलिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर उस सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। इट्स मीन कि उसमें कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो सक्सेसफुल हो गया, तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव ऑन डिस्क। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होगा आफ्टर कंपाइलिंग के बाद जो हमारे पास बनता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव ऑन डिस्क, उसको हम डिस्क के ऊपर सेव कर देंगे। और जो एक्सटेंशन होगी इस फाइल की वो .obj होगी। वो नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय लिंकिंग? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरीज फाइल विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जब हम लाइब्रेरीज फाइल को लिंक कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ तो हम उसको कहते हैं लिंकिंग। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। अब ये लिंकिंग कैसे डन होती है? हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं लिंकर। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंपाइलर, ये कंपाइलर का पार्ट होता है। द लिंकर कंबाइन, लिंकर क्या करता है? कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो कि किसने प्रोड्यूस किया था? कंपाइलर ने प्रोड्यूस किया था, एंड लाइब्रेरी फंक्शंस को। लिंकर बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को और लाइब्रेरीज फंक्शन को आपस में लिंक कर रहा होता है। इट प्रोड्यूस एंड सेव अ फाइनल मशीन लैंग्वेज फाइल। फिर ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फाइनल मशीन लैंग्वेज फाइल को। दिस फाइल इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है बेसिकली जिसने रन होना होता है मशीन के ऊपर। द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज, जो एक्सटेंशन होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल की वो होती है .exe। पहले हमने ऑब्जेक्ट फाइल की जो है एक्सटेंशन पढ़ी .obj, अब हमारे पास नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो हमारे पास एक्सटेंशन होगी .exe होगी। वो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रनिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हमने प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है। हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, अब हमने उसको रन करना है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो प्रोसेस जिसमें हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। आफ्टर लिंकिंग सी प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। अब प्रोग्राम लोडर, एक प्रोग्राम होता है लोडर, इज यूज टू ट्रांसफर एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को ट्रांसफ़र कर रहा होता है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी हो सकती है, लाइक हार्ड डिस्क हो सकती है, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मीन रैम। ठीक है, लोडर क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को हार्ड डिस्क से, कहाँ पे? रैम के अंदर। द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है? बाय सिलेक्टिंग रन। ठीक है, हमने रन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कहाँ से? रन मेन्यू बार से ऑफ टर्बो CIDE, यानी जो हमने टर्बो CIDE का इन्वायरमेंट ओपन किया हुआ था हमारे पास विंडो, वहाँ पे एक मेन्यू शो हो रहा होगा रन का, वहाँ से हमने उसको रन करना है, या हमने कीबोर्ड से की प्रेस करनी है Ctrl+F9, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोग्राम को रन करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ हम शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं जो कि Ctrl+F9 है। सेकेंड वन इज़ कि हमारे पास एक मेन्यू बार शो हो रही होगी जिसके ऊपर रन लिखा होगा, हम वहाँ उस पे क्लिक करेंगे और वहाँ से रन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। द प्रोग्राम रिटन इज एनी हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम जो होता है वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं हम C लैंग्वेज है तो हम उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? द कंपाइलर प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। कंपाइलर प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को फ्रॉम द सोर्स कोड। सोर्स कोड से हम ये कह सकते हैं कि सोर्स प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है और इसको मशीन अंडरस्टैंड करती है और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो डायरेक्टली रन हो जाता है मशीन के ऊपर। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है सी प्रोग्राम का? द
द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने देखना है कि स्ट्रक्चर होता क्या है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। वो फॉर्मेट जिसमें हम सी प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं हम उसको कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। इट्स मीन इसमें 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, यानी एंगुलर ब्रैकेट 2 है हमारे पास। हमने लिखा ये, इसको हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद वॉइड मेन और हमारे पास पैरेंथेसिस है यानी छोटी ब्रैकेट्स हैं, इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज बॉडी। हमारे पास हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है सी प्रोग्राम का। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद हमने लिखना है वॉइड मेन, वॉइड इज अ कीवर्ड। उसके बाद हमने मेन और पैरेंथेसिस लगानी है। ठीक है, ये हमारे पास मेन फंक्शन होगा। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट को एंड करना है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है और ये इस फंक्शन की क्या होगी? बॉडी। तो हमने यही पढ़े थे कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, नेक्स्ट वन इज मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी। आप इसमें क्या कर रहे हैं? एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है जो कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रही है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते क्या हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले। द प्री प्रोसेसर आर प्रोसेस बाय अ प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर जो होते हैं ये प्रोसेस होते हैं प्रोग्राम से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। These instruction are written at the beginning of the program। जैसे हमने देखा कि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी हैश इंक्लूड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है these instruction are written at the beginning of program। ये प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखी जाती हैं। Every preprocessor directive start with hash symbol। हर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है वो है कहाँ से स्टार्ट होता है? हैश सिंबल के साथ। जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की आयोस्ट्रीम डॉट एच और एंगुलर स्टार्ट ब्रैकेट एंड की, तो ये हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा। इट्स मीन ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आफ्टर हैश सिंबल के बाद हम या तो इंक्लूड लिखते हैं या डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर ऑल्सो कॉल्ड कंपाइलर डायरेक्टिव। हम इसको कंपाइलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हैश सिंबल के बाद क्या लिखा? इंक्लूड, और यहाँ पे हम डिफाइन भी लिखते हैं या हम इंक्लूड को यूज़ करते हैं या डिफाइन को। अभी हम पढ़ेंगे कि इंक्लूड क्या है और डिफाइन क्या है। अच्छा, व्हाट इज द वर्क ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव? अब इंक्लूड डायरेक्टिव का क्या वर्क होता है? इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि हम कंपाइलर को देते हैं बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल अ प्रोग्राम। ये इनेबल करते हैं प्रोग्राम को टू एक्सेस अ लाइब्रेरी, ताकि वो लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकें। ईच लाइब्रेरी कंटेन द डिफरेंट हेडर फाइल्स। हर लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेव होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन दी प्रोग्राम। हम हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम के अंदर इनको यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स किस तरह से होगा? पहले हमने लिखा हैश, उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड INCLUDE स्मॉल में, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट किया, एंगुलर ब्रैकेट को एंड किया और दरमियान में स्टैंडर्ड हेडर फाइल का नेम लिखेंगे। ये इसका बेसिकली सिंटैक्स हो गया। अब एग्जांपल क्या है इसकी? हम हैश लिखेंगे, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हेडर फाइल का नेम studio.h,
ठीक है, तो ये हमारे पास एक हेडर फाइल है और इसका मतलब क्या होता है, studio.h का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डिफाइन जो डायरेक्टिव होता है, हमने कहा हमारे पास हम दो तरह की डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं, इंक्लूड और डिफाइन। तो हमने पहले इंक्लूड पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफाइन डायरेक्टिव क्या होता है। डिफाइन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। ये किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इट स्टार्ट विद हैश सिंबल, ये भी हैश सिंबल के साथ यूज़ होता है। हम इसको प्रोग्राम में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, हैश पहले लिखेंगे, अब यहाँ पे हम इंक्लूड की जगह डिफाइन का कीवर्ड लिख देंगे, यानी DEFINE डिफाइन। उसके बाद आइडेंटिफायर, इट मीन कि हमारे पास ये कोई भी नेम होगा आइडेंटिफायर, ठीक है, जो कांस्टेंट को क्या कर रहा होगा, जो डिफाइन कर रहा होगा। उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले हमने हैश लिखा, फिर डिफाइन का कीवर्ड लिखा, आइडेंटिफायर हमने पाई, जिस तरह पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, या हम उसको डिवाइड करें तो 3.1416 बनती है, तो हमने क्या लिखा, पाई। ये एक आइडेंटिफायर हो गया, ये इस कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, और आगे हमने वैल्यू लिखी 3.1416। अच्छा, अब हमारे पास हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हेडर फाइल आर द पार्ट ऑफ सी कंपाइलर, ये बेसिकली सी कंपाइलर का पार्ट होती हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन प्रोग्राम्स, सी के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन प्रोग्राम मौजूद होते हैं और हर प्रोग्राम का एक यूनिक नेम होता है। दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, हम इनको बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं या लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। एवरी लाइब्रेरी फंक्शन कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, हर लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वी कैन यूज दीज लाइब्रेरी फंक्शन इन आवर सी लैंग्वेज प्रोग्राम, हम इनको सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। दीज फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, और ये जो फंक्शन होते हैं हम इनको किस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं, हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है इनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शन आर स्टोर इन अ सेम फाइल, इस फाइल को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल। और इस हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .h। द हेडर फाइल आर नॉर्मली स्टोर इन इंक्लूड सब डायरेक्टरी, हेडर फाइल बेसिकली कहाँ पे स्टोर होती है, इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर। द नेम ऑफ हेडर फाइल, जो हेडर फाइल का नेम होता है हम उसको राइट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस हमने हेडर फाइल का नेम को राइट किया एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। एक्सप्लेन, पहले अब हमने प्री प्रोसेसर को काफ़ी डिटेल में देख लिया, अब हम पढ़ते हैं मेन फंक्शन। एक्सप्लेन मेन फंक्शन यूज इन सी, प्रोग्राम के मेन फंक्शन किस तरह से प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट, मेन फंक्शन वो प्लेस होती है, ठीक है, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है सी प्रोग्राम की। व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, द कंट्रोल एंटर मेन फंक्शन, कंट्रोल कहाँ पे एंटर हो जाता है, मेन फंक्शन के अंदर, और वो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करना किसको, स्टेटमेंट को। मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम के अंदर मस्ट होना चाहिए मेन फंक्शन। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ मेन फंक्शन, अगर एक प्रोग्राम उसके पास मेन फंक्शन मौजूद नहीं है, इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड, इट कैन बी कंपाइल्ड, वो कंपाइल तो हो सकता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, वो कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ये हमारे पास लिमिट नहीं है कि हमने 2 स्टेटमेंट लिखनी है, 3 लिखनी है, 5 लिखनी है, 10 लिखनी है, 20 लिखनी है। मेन फंक्शन के अंदर हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, इसका सिंटैक्स कैसे होगा, हम void का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल में होता है, ये हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे। उसके बाद हम मेन लिखते हैं, ये भी स्मॉल में, उसके बाद पैरेंथेसिस को स्टार्ट और एंड करते हैं।
उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन लिखते हैं, यानी जितनी भी स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट कराना होता है वो सारी यहाँ पे हम लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम मेन बॉडी को क्लोज, मेन फंक्शन की जो बॉडी होती है उसको हमने जब स्टार्ट किया था तो उसको क्लोज भी करना। नेक्स्ट वन इज सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ स्टेटमेंट इन अ सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन। जो स्टेटमेंट होती है सी लैंग्वेज के अंदर ये बेसिकली क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए, टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। द स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, यानी ये इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम सारी स्टेटमेंट्स को लिख रहे होते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस के अंदर। इन दीज इंस्ट्रक्शन आर, इन विच दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन, जिस ऑर्डर में वो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 तो इसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगी। एवरी स्टेटमेंट एंड विद अ सेमी कॉलन, और हर जो स्टेटमेंट होगी वो एंड किससे होगी, सेमी कॉलन के साथ। सेमी कॉलन इज कॉल्ड द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, हम इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। डिफाइन बग एंड डिबगिंग। अब हमारे पास बग क्या होता है और डिबगिंग क्या होती है। एन एरर इन अ कंप्यूटर इज नोन एज बग। एरर जो होता है कंप्यूटर के अंदर इसको हम कहते हैं बग। A program cannot be compiled if it contain any syntax error। अब एक प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो सकता अगर उसके अंदर सिंटैक्स एरर मौजूद है। अब सिंटैक्स एरर क्या होगा, सिंटैक्स मीन कि लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अगर हमने उनको फॉलो नहीं किया होगा तो फिर सिंटैक्स एरर आता है। द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर, हमें एरर को रिमूव करना पड़ता है। सॉरी प्रोग्राम, द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। एरर को हमें रिमूव करना पड़ता है कंपाइल करने से पहले और एग्जीक्यूट करने से पहले। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हम फाइंड कर रहे होते हैं और रिमूव कर रहे होते हैं बग्स को, बग्स मीन एरर्स को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिबगिंग। पढ़ लेते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर अकर, ये तब अकर होता है व्हेन द प्रोग्राम वायलेट वन और मोर ग्रामर रूल ऑफ अ सी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उसको राइट करने के हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। जब वो वायलेट होते हैं रूल्स तो फिर सिंटैक्स एरर अकर हो जाता है। द कंपाइलर डिटेक्ट दिस एरर, कंपाइलर क्या करता है, डिटेक्ट करता है एरर्स को एज इट इज अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। इफ अ सी स्टेटमेंट है सिंटैक्स एरर, अगर सी स्टेटमेंट के अंदर सिंटैक्स एरर आ जाता है तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। द प्रोग्राम कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, तो ट्रांसलेट नहीं होगा एंड क्या नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि हमने टाइप कर दिया FORR, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉर। हमने लिखना था ये FOR लिखना था, लेकिन हमने क्या गलती से क्या टाइप कर दिया FORR, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया है। जब तक हम इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो वो कंपाइल नहीं होगा और एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। Next one is logical error. Type of error that occur due to the poor logic of programmer is called logical error. ऐसे एरर जो कि प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से अकर होते हैं उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। द कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर, कंपाइलर जो होता है वो लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट कर लेता है लेकिन लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। Therefore no error message is reported from the compiler, और हमें कोई एरर मैसेज भी शो नहीं होता। These error are very difficult to detect, और इन एरर को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। Logical error only be detected, testing of the program। अब हम बात करते हैं कि logical error क्या होता है। logical error क्या होता है, logical error occur, ये तब occur होता है when the program violate one or more grammar rules of a C language। हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उसको राइट करने के हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। जब वो वायलेट होते हैं रूल्स तो फिर सिंटैक्स एरर अकर हो जाता है।
हम इन एरर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे कि हम, अच्छा अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि हमने प्रोग्राम के अंदर एक कंडीशन लिखी थी जिसमें हमने लिखना था ए जो है वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिख दिया, ए इज लेस देन 5, ठीक है, लिखना हमने ये था, लेकिन लिख हमने ये दिया है। तो हमारे पास जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट रॉन्ग आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास कोई लॉजिकल एरर एग्जिस्ट करता है, हमने मिस्टेक की है। तो फिर हम पूरे प्रोग्राम को एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है, तो फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज रन टाइम एरर। दीज एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होते हैं, इसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। व्हेन अ रन टाइम एरर अकर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टॉप। ये जब एरर अकर होते हैं रन टाइम पे, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो स्टॉप हो जाती है और कंप्यूटर जो होता है वो एक एरर मैसेज शो करता है। These errors occur when a program wants to perform such type that the computer cannot perform. ये तब अकर होते हैं जबकि प्रोग्राम कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है जिसको कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। सपोज हमारे पास एग्जांपल है डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। हमारे पास कोई नंबर है, जैसे सपोज कर लें 50, ठीक है, इसको हम अगर डिवाइड कर दें 0 के साथ तो हमारे पास रन टाइम एरर अकर होता है। क्यों अकर होता है? क्योंकि इसका रिजल्ट अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रन टाइम एरर अकर होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ पार्ट्स और अ मॉड्यूल। हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। दीज मॉड्यूल आर कंबाइंड टू मेक अ कंप्लीट प्रोग्राम। जब हम इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। इट इज़ ईजी टू राइट एंड डिबग अ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को राइट करना और डिबग करना बहुत आसान होता है। Debug a program written in a structured programming language, there is less chance of error। और हमारे पास एरर के जो चांस होते हैं वो भी कम होते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। What is unstructured programming language? Unstructured programming language whole program consist of single unit। हमारे पास जो होल प्रोग्राम होता है उसमें एक ही यूनिट होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स नहीं होते। प्रोग्राम को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग अ प्रोग्राम रिटन इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को डिबग करना और राइट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसमें जो एरर के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको चैप्टर नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।